नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी है। कई मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर की बातचीत होनी है। आखिर किसानों की क्या है प्रमुख मांगे, इस खबर पर भी हम आपको चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, जहां गैंगरेप की वारदात के बाद सियासत तेज हो चुकी है और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां यूपी की तर्ज पर कैदियों को महाकुंभ के जल से स्नान करने की तैयारी अब करवाई जा रही है। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि जिस तरह से छठवीं वार्ता से क्या निकलेगा समाधान। जिस तरह की बातें की जा रही, चंडीगढ़ में केंद्र और किसानों की छठी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख यानी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर के साथ 28 किसान नेता शामिल होंगे। डल्लेवाल ने 14 फरवरी की मीटिंग को पॉजिटिव करार दिया, तो वहीं सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि बातचीत सकारात्मक नहीं रही तो 25 फरवरी को दिल्ली कूच कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। बैठक में शामिल होने के लिए किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर से एम्बुलेंस के जरिए चंडीगढ़ लाया जाएगा। तो चंडीगढ़ में आज बातचीत होने जा रही है केंद्र सरकार की किसानों के साथ। ये छठी वार्ता है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। पंधेर ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस अगर नहीं मिलता है तो 25 फरवरी को दिल्ली कूच की भी तैयारी है। एमएसपी समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 22 फरवरी चंडीगढ़ में आज बातचीत होनी है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और किसानों की तरफ से अगर बात की जाए तो गैर राजनीतिक के प्रमुख यानी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में 28 किसान नेता पहुंचेंगे। डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर से एम्बुलेंस के जरिए चंडीगढ़ लाया जाएगा। 14 फरवरी को भी डल्लेवाल मीटिंग में शामिल हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि केंद्र के साथ किसानों की जो मीटिंग थी वो पॉजिटिव रही है। और ये भी आपको बता दें कि 5 मीटिंग अब तक हो चुकी है और इस मीटिंग में अब तक क्या क्या हुआ है। तो पहली मीटिंग जब हुई 8 फरवरी को, उसमें कुछ मांगों पर तो सहमति बन गई, लेकिन किसान संगठन फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी कानून बनाते समय कई अन्य मांगे थी जिन पर किसान अड़े रहे। फिर 12 फरवरी को अगली मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उसमें किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे मीटिंग हुई। किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लेने और बिजली संशोधन बिल यानी कि 2020 को रद्द करने पर सहमति बन गई। फिर अगली बैठक हुई 15 फरवरी को, यानी ये तीसरी बैठक रही, जिसमें किसानों ने हरियाणा पुलिस की तरफ से किए गए बल प्रयोग पर आपत्ति जताई और मीटिंग रात 1 बजे तक चली। अब चौथी मीटिंग हुई 18 फरवरी को। केंद्र सरकार ने धान, गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्की और कपास की फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव रखा। 5 घंटे यहां पर भी मीटिंग चली, लेकिन कोई सहमति उस समय नहीं बनी। फिर 14 फरवरी को मीटिंग हुई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। बैठक भी सिफर रही यानी कि बेनतीजा रही और अगली मीटिंग की तारीख यानी कि 22 फरवरी आ गई और 22 फरवरी यानी आज का दिन, और आज मीटिंग होनी है। अब ये उम्मीद की जा रही है छठवीं मीटिंग है जिसमें हो सकता है फैसला आ जाए। शुक्रवार को भी किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की और युवा किसान शुभकरण सिंह की बरसी मनाई गई और इस मौके पर बठिंडा स्थित बल्लो गांव में शुभकरण की प्रतिमा स्थापित कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो ये तमाम चीजें हुई हैं और 21 फरवरी 2024 को उस समय मौत हो गई थी शुभकरण की, जब किसान खनौरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस और किसानों के बीच झूमाझटकी हो गई थी और उसमें गोली लग गई थी। किसानों का यह आरोप था कि हरियाणा पुलिस की चलाई गई गोली से ही शुभकरण की मौत हुई। हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपों को फिलहाल तो खारिज कर दिया था। तो हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फरवरी 2024 में किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। इसके अलावा अंबाला के व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और एचसी ने 1 हफ्ते में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए, मगर इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में
अभी तक 10 सुनवाई कर चुका है और इस दौरान रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में कमेटी बनाई गई जो किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रही है और मामलों को निपटाया जा सके। लेकिन किसानों का आंदोलन इसके बाद भी लगातार जारी है, यानी कि 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश हुई है। हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर समेत दिल्ली जाने की परमिशन देने से मना भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना हो गया। हालांकि हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर की बैरिकेडिंग पर रोक भी दे दिया। तो किसानों ने 6, 8 और 14 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी की कोशिश की, लेकिन नतीजा जिस तरह से हो रहा है वो फिलहाल सिफर ही है, बेनतीजा हुआ है। 2024 अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 13 फरवरी को किसान दिल्ली रवाना हुए, पुलिस ने उन्हें रोका, बैरिकेडिंग की। 21 फरवरी को फिर पुलिस और किसानों में टकराव हुआ। बठिंडा के शुभकरण की इसमें जान चली गई, कई किसानों को गिरफ्तार करना पड़ा। 17 अप्रैल को किसानों की रिहाई की मांग को लेकर फिर किसान सड़क पर उतर आए, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जाम के हालात लग गए। 2 सितंबर को शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक कमेटी बनाई। 18 नवंबर को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया और 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आमरण अनशन शुरू हो गया। 6 दिसंबर को भी इसी तरह के हालात बने, यानी दिल्ली कूच की कोशिश की किसानों ने तो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। 8 दिसंबर को फिर यही घटनाक्रम हुआ, दिल्ली कूच की फिर से कोशिश की किसानों ने तो हरियाणा पुलिस ने एंट्री नहीं दी तो किसानों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। 14 दिसंबर को चौथी बार दिल्ली मार्च की कोशिश हुई, हरियाणा पुलिस के रोकने पर मार्च हालांकि टाल दिया गया। 30 दिसंबर को किसानों ने पंजाब बंद का आह्वान कर दिया, बसें ट्रेन नहीं चली उस दिन। और 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान की महापंचायत हुई और फिर डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर लाया गया। 9 मिनट तक संबोधित वो करते रहे। 9 जनवरी मेगा में महापंचायत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का समर्थन कर दिया। तो किसान संगठनों की कई मांगे हैं जिसे लेकर ये आंदोलन अभी तक चल रहा है। एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए, किसान ये कह रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय होनी चाहिए, ये भी किसानों की मांग है। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ कर दिया जाए, पेंशन दी जाए। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कैदी करेंगे कुंभ स्नान, यानी कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी कैदी महाकुंभ के जल से स्नान करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बड़े जेलों में सरकार महाकुंभ का जल उपलब्ध कराएगी और दुर्ग जिले के कैदी महाकुंभ के जल से स्नान करेंगे। आज शाम को महाकुंभ जल का पहला गैलन दुर्ग जेल पहुंचेगा। ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 75 जेलों में बंद कैदियों ने प्रयागराज के पावन संगम से लाए गए गंगा जल से स्नान किया है और इस विशेष आयोजन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन द्वारा की गई, जिससे जेलों में बंद कैदियों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। और इसी तरह की तर्ज अपनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ की सरकार भी जेलों में बंद कैदियों के लिए बाकायदा संगम के जल से कुंभ स्नान करने की व्यवस्था करने जा रही है। हाँ, जितने कैदी हैं छत्तीसगढ़ के जेलों में वो जा नहीं पाते हैं और धार्मिक इस बड़े आयोजन में 140-44 साल के बाद होने वाले इस आयोजन की में इच्छा सबकी होती होगी, तो सब गंगा स्नान कर लें। अपना हमारे मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज अच्छा या गलत, सही या गलत, इसका निर्णय उसके संस्कारों के माध्यम से ही होता है। तो संस्कार हमारी संस्कृतियों से जुड़े हैं और हमारी संस्कृति का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसमें भाग लेने का अवसर सबके सामने होना चाहिए। तो इसमें भाग लेने का अधिकार इनको भी है। इस तरह की बातें विजय शर्मा ने की है कि 144 साल बाद ये महोत्सव का आयोजन हुआ है और इच्छा शक्ति उनकी भी होती है और यही वजह है कि संगम के जल से कुंभ स्नान कराने की अब तैयारी की जा रही है उन तमाम जेल में जो बंद है कैदी। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और सभी की ही कुंभ स्नान करने की इच्छा होती है, तो इसका लाभ कैदियों को भी
जरूर मिलना चाहिए। अब देखिए, प्रयागराज महाकुंभ यानी कि 26 फरवरी तक ये चलेगा और इस बीच गंगा यमुना के जल को नहाने लायक नहीं भी माना गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लेकिन इसे लेकर यूपी सरकार की बहुत किरकिरी हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी जेलों में बंद कैदियों को कुंभ स्नान कराने के लिए त्रिवेणी के जल की व्यवस्था की है, ताकि यहाँ जो बंद है कैदी वो पवित्र जल से स्नान कर सकें। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इस बड़े धार्मिक आयोजन में स्नान करने की इच्छा हर किसी की होती है, तो जेलों में बंद कैदी नियम अनुसार वहां नहीं जा सकते हैं। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने सभी कैदियों को जेल के अंदर ही संगम का जो जल है वो मुहैया कराने का फैसला लिया है। ये भी कहा कि संस्कार हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, प्रयागराज महाकुंभ हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, सभी को इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए। विजय शर्मा ने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के मन में सही गलत का भाव बोध संस्कारों के जरिए होता है। संस्कार हमारी संस्कृतियों से जुड़े हैं। और अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से दुर्ग पहुंचने जा रहा है संगम का जल, उन तमाम कैदियों को एक तरह से स्नान करने की शुरुआत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विषय ये है कि एक महाकुंभ हो रहा है, 144 बार ऐसा हो रहा है और महाकुंभ उस स्थानों पे होता है जहाँ पे अमृत गिरा है और ये सनातन की एक परंपरा है। ऐसे अवसर इसलिए होते हैं कि लोगों को उनके पापों से प्रायश्चित हो, उनके पापों से मुक्ति मिले और वो एक नए सोच के साथ नया जीवन प्रारंभ कर पाए। और इसी सोच के साथ, क्योंकि उस सनातन के महासंगम में सारे लोग जा रहे हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं, जिन्होंने अगर शाश्वत सनातन की बात करें तो जो पाप किए हैं उनकी मुक्ति के लिए आकर गंगा जल उनपे गंगा जल से उनको स्नान कराएंगे। और इसके पीछे भावनाएं हैं कि जिन्होंने जो पाप किया है या जो उन्होंने कृत्य किया है उनका वो प्रायश्चित कर सके और पूरे मन से नया जीवन प्रारंभ कर सके। तो ये तमाम जो जेल हैं और भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जितने भी जेल हैं? निसंदेह वहाँ से माननीय गृह मंत्री जी ने गंगा जल लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में जितने जेल हैं वहाँ पे सारे कैदियों तक ये पहुँचाया जाएगा और उनको भी कुंभ स्नान और गंगा स्नान का लाभ मिलेगा। जी, अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो महाकुंभ के जल से स्नान करने की शुरुआत जिस तरह से उत्तर प्रदेश में की गई, अब उसी की तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से बंद कैदियों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए जल से स्नान कराया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।